हेलो एंड वेलकम। तो आज हम देखेंगे ट्रांसपायरेशन के बारे में। ट्रांसपायरेशन की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो सिंपली लॉस ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फ्रॉम प्लांट थ्रू स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। अब ट्रांसपायरेशन बेसिकली चार टाइप के होते हैं। क्यूटिकुलर हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं, लेंटिकुलर हो सकते हैं और बार्क से भी थोड़ा बहुत वाटर लॉस होता है। तो इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले क्यूटिकुलर जो ट्रांसपायरेशन होता है वो थिन क्यूटिकल्स के थ्रू होता है, ठीक है। और जो क्यूटिकल होते हैं ये अबाउट 10% तक वाटर लॉस होते हैं। दूसरा जो सबसे मैक्सिमम पार्ट है या सबसे मेजर पार्ट है जिससे वाटर लॉस होते हैं वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है। तो ऑब्वियसली बात है ये इसमें जो वाटर लॉस होगा वो थ्रू स्टोमेटा होगा। सबसे मैक्सिमम 90% वाटर लॉस होते हैं। तीसरा लेंटिकुलर है, तो जो हमारे लेंटिकल्स होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, उनसे वाटर लॉस होता है वेपर के फॉर्म में, और यहाँ अबाउट 1% होता है। और बार्क से बहुत कम होता है, 0.5% के अराउंड होता है वाटर लॉस। अब एक नई चीज़ है कि अगर हम क्यूटिकुलर और स्टोमेटल दोनों को जोड़ दें तो क्या हुआ कि लीफ का जो सरफेस है, मतलब टोटल ट्रांसपायरेशन है लीफ से, वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम एक और नाम लिखते हैं फोलियर। फोलिएट को हम लीफ बोलते हैं एक बायोलॉजिकल टर्म में, तो फोलियर ट्रांसपायरेशन बोला जाता है इसको। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा होता क्यों है। तो हमें पता है कि किसी भी स्टोमेटा में गार्ड सेल होते हैं, और गार्ड सेल ही टर्जिड होंगे या फ्लैसिड होंगे, उनके बेसिस पे ओपनिंग होता है। तो ये आता है क्योंकि जब टर्जिडिटी चेंज हो जाती है। होता क्या है कि जब हमारा गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है, जबकि जब हमारा गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगा, यानी उसमें से पानी निकल जाएगा, तो वो सिकुड़ जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा हेल्प होता है बाय ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल। और ये माइक्रोफाइब्रिल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि ना ये रेडियली ओरिएंटेड होते हैं। एक और चीज़ MCQ के फॉर्म में पूछा गया है कि जो गार्ड सेल होते हैं उनके आउटर और इनर वॉल की थिकनेस कैसी है, ठीक है। तो अगर आप आउटर वॉल के देखते हो यहाँ पे, तो ये थोड़ा थिन होता है, तो आउटर वॉल थिन होता है अब गार्ड सेल का। जबकि अगर आप इनर साइड का देखते हो तो देखो ये थिकनेस ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैं इसको शो कर रहा हूँ, ये थिकनेस ज़्यादा होती है, तो आप लिख सकते हो इनर थिक वॉल होता है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया, कुछ थियरी भी इसके बारे में बातें करते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा कैसे होता है। तो जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है या सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थियरी है वो मैलेट या पोटेशियम आयन थियरी होता है। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड होता है। अब इसमें कैसे मूवमेंट होता है इसको मैं दिखाता हूँ आपको। हमारा ये गार्ड सेल का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर रखा है। नॉर्मली जब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट से PAP बनता है, ऑक्सैलिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड का कन्वर्जन होगा, और फिर मैलिक एसिड से एक प्रोटॉन निकल जाता है और सिर्फ मैलेट बचता है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, हमारा प्रोटॉन बाहर की तरफ चला जाता है और उसके बदले में पोटेशियम आयन अंदर आ जाता है, और मैलेट और पोटेशियम दोनों मिल करके पोटेशियम मैलेट बन जाते हैं। अब होगा क्या कि ये जो पोटेशियम मैलेट है इसकी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा गार्ड सेल के अंदर, और उसकी वजह से हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया सेल के अंदर तो ऑस्मोसिस होगा, और पानी अंदर आएगा तो इंडोस्मोसिस हो जाएगा। तो जो गार्ड सेल है वो टर्जिड हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाता। इसके अलावा भी कुछ थ्योरी और हैं जिनके बारे में आप डिस्कस करते हैं, जैसे स्टार्च हाइड्रोलिसिस थ्योरी है या गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस थ्योरी है। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट ही है कि गार्ड सेल के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, एंडोस्मोसिस होगा, और फाइनली टर्जिड होकर के ओपन हो जाएगा। अब हमने ये डिस्कस कर लिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब हम अपने प्रीवियस टॉपिक पे आते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसको सिंपली आप समझ सकते हो, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले आता है ह्यूमिडिटी। तो अगर इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन कम होगा फिर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर और विंड के लिए, हम दोनों एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर एंड विंड के लिए। तो एक लिमिट, सर्टेन लिमिट तक ऐसा होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा ट्रांसपायरेशन भी बढ़ जाएगा, अगर विंड की स्पीड बढ़ी तो ट्रांसपायरेशन भी बढ़ जाएगा, लेकिन अप टू लिमिट तक होता है। अब ये लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड विंड हो जाती है, तो वो प्लांट के लिए स्ट्रेस कंडीशन बन जाता है, और उस शर्त में क्या होगा कि स्टोमेटा क्लोज होने लग जाते हैं और फिर ट्रांसपायरेशन कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि लाइट के रिस्पेक्ट में और प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो अगर लाइट बढ़ती है तो क्या होगा कि ट्रांसपायरेशन का रेट बढ़ जाएगा, अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो फिर ट्रांसपायरेशन कम हो जाता है।
तो इंटरनल फैक्टर या जो चीज़ें हेल्प कर रही थी ट्रांसपायरेशन में, उन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टोमेटा है, अब नंबर ऑफ स्टोमेटा कैसे हैं, स्टोमेटा का अरेंजमेंट कैसा है, ये डिफाइन करता है। एनाटॉमी ऑफ लीफ की बात की जाती है कि लीफ डॉर्सिवेंट्रल है, आइसोपेलेट्रल है, किस तरह से है। प्लांट में वाटर की स्टेटस क्या है, अगर प्लांट में पानी है तभी तो लॉस होगा, अगर पानी ही नहीं है तो लॉस नहीं होगा। एक और चीज़ है कैनोपी स्ट्रक्चर, तो कैनोपी भी है, और एक और है रूट एंड शूट का रेशियो, ये पॉइंट ये भी है। अब जो हमारा ट्रांसपायरेशन है, इसके लिए बड़ा एक अच्छा पॉइंट लिखा जाता है कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ट्रांसपायरेशन एक नेसेसरी इविल है। ये एक साइंटिस्ट कर्टिस ने बोला था। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपायरेशन से हमारा वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो ये इविल है, बट नेसेसरी क्यों है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन हेल्प करता है ट्रांसपायरेशन पुल बनाने में और वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। सिमिलरली इसको स्टीवर्ट के टर्म में अगर बोला जाए, स्टीवर्ट एक साइंटिस्ट थे, वो कहते हैं अनएवॉइडेबल इविल है, मतलब हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये दोनों टर्म भी आप याद रखें। आई होप आपको समझ आया होगा।